गेट आज गेट स्टार्ट करना तो गेट के बारे में देखते हैं। तो वो क्या है वो तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है, जैसे कि डिस्कॉर्ड में मैंने उसमें डाला था, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम पहले टॉपिक है, वो देखते हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक टूल है जो कि रिकॉर्ड करता है फाइल में चेंजेस। पर उससे पहले ये देखते हैं कि वर्जन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्जन कैसे, मतलब किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो मान लो जैसे कोई फोल्डर है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर जो भी मेरी फाइल होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सारी होगी। जैसे कि मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक मेन डॉट सी हो गई, और भी कुछ, जैसे कि इसमें अम, कोई लाइब्रेरीज यूज कर लेंगे। जैसे मान लो बाहर से कोई, तो जैसे कि लिब एचडीएल2 यूज कर रहे हैं मान लो। अच्छा, हाँ, तो जो भी है यहाँ पे ये डमी प्रोजेक्ट है हमारा। तो इसमें क्या है, सारी हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये जो पूरे हमारे प्रोजेक्ट है उसमें जो अलग अलग फाइल्स हैं, तो उसकी जो करंट स्टेट है, और फाइल की कह लो या पूरे प्रोजेक्ट की जो करंट स्टेट है, वो उसका एक वर्जन होता है। अगर लेट्स सपोज मैं इस फाइल में, इंक्लूड, ठीक है, तो मान लो जैसे हमारी पहले अगर ये फाइल थी, मेन डॉट सी पहले थी, तो ये किसका एक स्टेट ये है, तो ये इसका एक वर्जन है। तो मान लो मैंने इसके बाद एक और लाइन लिख दी। ठीक है, अब पहले जो फाइल का स्टेट था, उस फाइल के स्टेट से ये वाला स्टेट अलग है हमारा। ठीक है, तो एक लाइन चेंज करने से भी उस फाइल का स्टेट चेंज हो गया। इसका मतलब है हमारा फाइल का वर्जन चेंज हो गया। हम कोई भी एक फाइल चेंज होगी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो पूरा प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका भी वर्जन चेंज होगा, एक भी फाइल चेंज हुई तो ये इस चीज को हम बोल रहे हैं वर्जन उसमें, कि किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जैसे डमी प्रोजेक्ट बना रखा हमने, तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो लेट सपोज उसमें एक फाइल है मेन डॉट सी नाम से। तो वर्जन क्या होता है वो बता रहा हूँ इस वाले कंटेक्स्ट में। तो जैसे भी ये हमारे, जैसे ये हमारी एक फाइल है मेन डॉट सी, इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। तो मान लो कि मैंने इस कोड में कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे मैंने एक लाइन ऐड कर दी। ठीक है, तो मेरी एक लाइन ऐड करी, तो ये वर्जन का मतलब होता है स्टेट किसी भी फाइल्स का, या उसमें प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट का स्टेट। और उस प्रोजेक्ट का स्टेट से मतलब यही है कि उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उनका स्टेट क्या है। तो इससे पहले का स्टेट जो था हमारी फाइल्स का, वो फाइल का, ये वाली फाइल का वो ये था जिसमें इतना लिखा हुआ था। अब जो हमने नया जब एक लाइन ऐड करी,
तो अब इस फाइल का स्टेट चेंज हो गया, इसमें एक नई लाइन ऐड हो गई, तो अब इस फाइल का वर्जन चेंज हो गया। तो ये दो डिफरेंट वर्जन है सेम फाइल के। ठीक है, एक वर्जन जिसमें ये वाली लाइन नहीं थी, और एक वर्जन जिसमें ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये चेंजेस को ही वर्जन कह रहे हैं उसमें। तो चेंजेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन उसके कंटेंट में, उसका नाम रीनेम कर दिया, उसको मूव कर दिया कहीं, उसको डिलीट कर दिया, कोई नई फाइल ऐड कर दी। तो ये सारे चेंजेस हैं, और वो एक प्रोजेक्ट के वर्जन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसी चेंजेस को जो मैनेज करता है, या इन हमारे जो वर्जन है उनको जो मैनेज करता है, वो होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म इसकी वीसीएस होती है। ठीक है, तो version control system is a tool that records changes to file over time, allowing you to recall specific version, collaborate with others, and recover data when needed. तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा टूल है जो कि जो हमारी फाइल के अंदर चेंजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करता है, और उनको रिकॉल करने में हेल्प करता है, जो पुराने वर्जन थे या कोई स्पेसिफिक वर्जन जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, जिस स्टेट पे वो फाइल थी वहाँ पे, तो उसको इजीली रिकॉल करने में हेल्प करता है। और ये हमें दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने में भी हेल्प करता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और कोई अगर डेटा रिकवर करना है हमें, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है। कैसे कि व्हाट अ वीसीएस डज, ठीक है, ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम। तो एवरी मॉडिफिकेशन टू फाइल इज रिकॉर्डेड। तो हमारे पास जो भी फाइल्स होती हैं, एक प्रोजेक्ट, जो भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट मॉनिटर हो रहा है हमारा, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, तो उसके सारे मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड करे जाते हैं। और इससे क्या होता है, हम अपनी किसी भी प्रीवियस स्टेट पे जा सकते हैं, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये चेंज कब हुआ था और ये किसने किया था। और इससे हम, जो सेकंड पॉइंट है वो ये रिवर्ट टू अर्लियर वर्जन, तो हम अपने किसी भी पुरानी स्टेट पे जा सकते हैं इजीली। और थर्ड है कि कंपेयर चेंजेस। तो अगर मान लो जो दो चेंजेस हुए हैं, कोई दो चेंजेस हुए हैं हमारे, तो दो अलग अलग स्टेट है हमारे प्रोजेक्ट के, तो किसी भी दो प्रोजेक्ट के बीच में हम चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं कि इन दो चेंजेस में मतलब क्या चीज़ एडिशन हुई, क्या चीज़ डिलीशन हुई, और क्या मॉडिफिकेशन हुआ, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें पता चल सकता है कि हमने चेंज करे वो क्यों करें। फिर वो है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेंज करा किसने। तो इससे हमारे टीम इन्वायरमेंट में अकाउंटेबिलिटी बढ़ी रहती है। कि हम इससे पता लगा सकते हैं, हमें हमें ये तो पता है ना कि ये चेंज करा किसने करा, ये पहले पॉइंट में था। तो अगर मान लो जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें पहले कभी बग आ रहा, पहले हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा था, फिर कुछ चेंज करने के बाद उसमें बग आने लगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि किसने वो वाला चेंज करा था जिससे हमारे प्रोग्राम में बग आया। ठीक है, और फिर हम रिकवर कर सकते हैं अपने मिस्टेक से। तो मान लो जैसे कोई भी हमारी फाइल है, उसमें तुम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो और तुमने इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि अब तुम उस वाली वर्किंग स्टेट पे नहीं आ सकते जो पहले जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा था। और जो तुमने चेंजेस करे उससे वो प्रोग्राम खराब हो गया, और तुम वहाँ पे वापस नहीं आ सकते अपने नॉर्मल जो तरीके से अगर होते तो तुम। तो जो वीसीएस है, वीसीएस हमारा ट्रैक करता है चेंजेस को। तो इसके हेल्प से हम इजीली हमारे वर्किंग स्टेट पे आ सकते हैं वापस। तो इससे जैसे कि अगर एक्सीडेंटली हमारी फाइल डिलीट हो गई या करप्ट हो गई, तो उस चीज को भी हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट क्या है? गिट एक फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो नीचे देखेंगे। पर ये फ्री है, ओपन सोर्स है, और बनाया किसने था? ये लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया था। लिनक्स टोरवाल्ड्स वही जिसने लिनक्स को बनाया। और इट इज यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन अ सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये डेवलपर्स को अलाउ करता है प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने में, चेंजेस को ट्रैक करने में, और प्रीवियस वर्जन पे रिवर्ट करने में, मतलब प्रीवियस स्टेट को एक्सप्लोर करने में। और ये एक एसेंशियल टूल है आजकल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और मोस्टली सारी कंपनीज इसको यूज करती हैं, बिकॉज
यही डिफेक्टो स्टैंडर्ड है वहाँ, जैसे मैंने पहले से बोला। और इसको तुम ऐसा सोच सकते हो कि टाइम मशीन है ये तुम्हारे कोड के लिए। किसी भी टाइम में तुम जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो आगे पीछे। तुम जो करंट स्टेट है जहाँ पे तुमने चेंज करा, तुम्हें कोई प्रीवियस स्टेट देखनी है जहाँ पे तुम थे, तुम उसमें इजीली नेविगेट कर सकते हो। तो इसलिए तुम इसे टाइम मशीन भी मान सकते हो अपने कोड की। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीसीएस देख लेते हैं। तो अगर इसको छोड़ते हैं, अगर अगर मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं एक बार। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ कि तो मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, उसको तुम्हें वो करना है, उसका बैकअप लेना है। तो क्या क्या कर सकते हो तुम बैकअप लेने के लिए? तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है जो बेसिक चीज होगी कि मतलब तुम चिल करो और उसका बैकअप रहे हमारे पास कोई ना कोई, और जैसे चेंज हो जाए और वो उसमें कुछ खराबी आ जाए तो हम पुरानी वाली फाइल सारी ला सकते हैं ऐसे करके। और कहीं फाइल डिलीट हो गई तो उसका कहीं बैकअप रखा होगा हमने जो जहाँ से ला सकते हैं, तो कैसे कर सकते करोगे ना। और फोल्डर को स्टोर करने के लिए या तो जिप बनाओगे, हाँ, या तो उस फोल्डर को कॉपी कर लो किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे, एक सेम कंप्यूटर के अंदर भी किसी और लोकेशन पे कर सकते हो सेम फोल्डर को कॉपी। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये बेसिक तरीके से ये बता रहे हैं, यही लोग पहले करते हुए आ रहे थे जब तक हमारे पास कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं थे। ठीक है। तो पहले के लोग जो थे वो ऐसे ही कि हमारी जो फाइल्स हैं उसको किसी और डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर लिया। ठीक है। और उसे टाइम स्टैम्प पे भी कर सकते हो उस डायरेक्टरी को कि मतलब ये वाला इस टाइम का है, तो काइंड ऑफ पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा स्टेट है हमारा। अ, तो ये कॉमन अप्रोच थी पहले और सिंपल भी थी। और पर ये एरर प्रोन है हमारी, क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हमें मान लो हमने एक फोल्डर से अपनी सारी फाइल्स दूसरे फोल्डर में कॉपी कर ली। ठीक, कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता कि हम किस फोल्डर के अंदर है, और मान लो हमने उसी फोल्डर पे चेंज कर दिए जिस फोल्डर पे हमने अपना बैकअप रखा था, तो हमारा वो बैकअप तो खराब हो गया। ठीक है। एक चीज ये हो गई। और एक और चीज ये कि अगर हमारा एक ही सिस्टम के अंदर है, तो फिर अगर हमारा वो कंप्यूटर खराब हो गया तो फिर हमारा सारा काम चले जाएगा उससे। ठीक है। तो और भी इसमें प्रॉब्लम्स थी, ये कुछ बताएंगे हमें। तो फिर इसके बाद क्या है, जब इसके बाद फिर जब ये वाली इशू होने लगे तो उसके बाद प्रोग्रामर्स ने एक नया सिस्टम बनाया जो कि था लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर क्या था कि हम डायरेक्ट अपने फोल्डर को कॉपी नहीं करते थे, बट एक डेटाबेस बनाते थे। डेटाबेस के अंदर अपने किसी फाइल के चेंजेस को ट्रैक करते थे। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस है उसको अलग अलग करके स्टोर करते थे, पूरी फाइल को एक बार में नहीं, उसके जो चेंजेस हुए, मॉडिफिकेशन हुआ उस चीज को, तो ये लोकल मशीन पे ही सेव करता था। जैसे मान लो तो जैसे मान लो मेरी जो इनिशियल जो स्टेट था मेरे इस फाइल का ये था। ठीक है। तो मैं अगर अब इसमें कुछ चेंज करूंगा, जैसे कि मैंने एक लाइन चेंज करी, एंटर बैकस्लैशन, तो जैसे मैंने ये लाइन चेंज करी इसमें, कि जो हमारा लोकल वीसीएस है वो दोबारा इस फाइल को स्टोर नहीं करेगा डेटाबेस पे। वो क्या करेगा, इसके चेंजेस को, इसका चेंज करना ये वाली लाइन सर, तो सिर्फ इस लाइन को वो स्टोर कर लेगा अपने डेटाबेस पे। हाँ, पर उसे पता होगा कि ये चेंजेस कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मुझे इससे फाइल बनानी पूरी, जैसे अगर मुझे मर्ज करना है इन दोनों को, तो उसे पता होगा कि ये वाले जो लाइन है वो यहाँ पे सेव करनी है, यहाँ पे राइट करनी है मतलब। ठीक है। तो ऐसे करके उसमें अगर उस फाइल में कोई और भी एडिशन किया होता तो फिर वो भी ऐसे सेपरेट सेपरेट जो हमने सिर्फ चेंज किए हैं वो सेव हो रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है। तो इससे हमारे फाइल के रिपीटेशन नहीं हो रहे हैं, उसमें बस चेंजेस हो रहे हैं। और अगर हमें
पूरी फाइल चाहिए, जब मतलब जब हमारा फाइनल या करंट वर्जन चाहिए जो कि हमारा है, उसको लाने के लिए क्या करेंगे, जो पुराने वाले सारे चेंजेस हैं उनको मर्ज कर देंगे साथ में, और हमारे वो करंट स्टेट बन जाएगी जो भी होगी। ठीक है, तो ये अर्लियर वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, एक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको आरसीएस कहते हैं। मतलब आरसीएस कहते नहीं है, इसका एक एग्जांपल है जो अवेलेबल है हमारे पास, एक प्रोग्राम है आरसीएस, वो लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। और क्या है इसमें, फिर इसका जो सेकंड टाइप आता है वो है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या था कि जैसे ये हमारा लोकल उसमें स्टोर हो रहा है, लोकल कंप्यूटर में। तो इसमें अगर हमें दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो कैसे करेंगे? फिर फिर से वही करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी जो भी ये फाइल्स हैं वो दूसरों को सेंड करनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से, जैसे ईमेल से कर लिया, कोई और तरीका। ठीक है, तो इसमें कोलैबोरेशन अभी भी इजी नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद क्या बनाया, इसके बाद एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया। इसमें क्या होता है कि एक शेयर्ड रिपोजिटरी होती है, ये कहीं ऑनलाइन होस्टेड होती है। तो रिपोजिटरी मतलब कोई एक फोल्डर मान लो जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो किसी ऑनलाइन सर्वर पे ये वाली हमारी रिपोजिटरी होस्टेड होगी, और जो अलग अलग इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे इस पे वो कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन प्रोजेक्ट अगर हमारे यहाँ पे स्टोर है और उसको सारे डेवलपर अलग अलग वो कर सकते हैं एक्सेस, तो मतलब ऐसे हमारा कोलैबोरेशन तो हो गया ना, कि ये भी अगर इसमें कुछ चेंजेस करेगा तो वो इसे यहाँ पे दिखेगा, और ये भी उसमें कोई चेंजेस करेगा तो वो उसे दिख जाएगा, और ऐसे ही सारे अगर उसमें चेंजेस कर रहे होंगे तो वो सबको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वहीं पे। तो ये एक था हमारा सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें एक जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कोलैबोरेशन की, वो सॉल्व हो गई। पर इसमें फिर एक प्रॉब्लम और थी। इसमें प्रॉब्लम थी कि अगर हमारा प्रोजेक्ट फिर एक सिंगल स्टोरेज पे, सिंगल कंप्यूटर पे है, तो फिर उसको लूज करने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिर्फ इसके खराब हो जाने पे या इसका डेटा लॉस हो जाने पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक जो इसमें, तो जो एंड कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी मैंने आज कम ही लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में बता रहा था, जैसे कि हमारे पुराने जो इससे पहले के जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के टाइप बताया था मैंने, जैसे लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम था और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, इसको CVCS भी बोलते हैं। तो इनमें जो जो प्रॉब्लम थी, जैसे इस वाले में जो प्रॉब्लम थी इसने सॉल्व करी, इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज वाले वर्जन में क्या, इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें ये थी कि हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन किसी एक कंप्यूटर पे रखा हुआ है, और सर्वर कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे अगर एक जगह पे अगर जब भी हम अपनी प्रोजेक्ट की फाइल्स रखते हैं, तो हम पे बहुत बड़ा रिस्क होता है उस पूरे प्रोजेक्ट को खो देने का। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो DVCS, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अ, इसको जो डेवलप किया गया था, इसमें क्या होता है कि जो हमारे इसके अलग अलग क्लाइंट हैं, जैसे कि इसमें जो ये अलग अलग क्लाइंट हैं इसके हमारे, तो हर क्लाइंट के पास वो प्रोजेक्ट का पूरी कॉपी होती है, फुल कॉपी के जो भी, जैसे मेरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है, डमी प्रोजेक्ट, इसमें जितनी फाइल्स होगी जो जो उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी फाइल्स उन सभी पे भी होगी जो इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारे लोकल वर्जन में नहीं था, और हमारा उस पर भी नहीं था, किसमें, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। सेंट्रलाइज में क्या था, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसी सर्वर पे रखा होगा, और मैं यहाँ से सिर्फ उस सर्वर से वो सारी फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और लोकल में तो वो इसी कंप्यूटर पे थी, और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, ये वाली फाइल जैसे जो मेरे पास कॉपी है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मेरे लोकल कंप्यूटर पे सेव है, वो जो इसके दूसरे कोलैबोरेटर्स होंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन पे भी सेम कॉपी होगी उनके लोकल सिस्टम पे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है, अ, ये इंश्योर करता है कि जैसे मान लो हमारा किसी भी एक, जैसे ये सर्वर कंप्यूटर में मान लो
कि सर्वर कंप्यूटर की हमारी हमारी वो जो है डेटा लॉस हो गया, ठीक है, या डेटा करप्ट हो गया फॉर सम रीजन, तो हम किसी भी इसके कंट्रीब्यूटर जो है, तो किसी भी कंट्रीब्यूटर से उसका प्रोजेक्ट वापस ला सकते हैं, क्योंकि उस पे भी हमारी सारी कॉपी है, ठीक है। जैसे इसमें दिख रहा है इसकी अलग अलग फाइल्स है, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 तो यही सारी कॉपीज इसके पास भी है और इसके पास भी है, ओके। तो ये था हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो 3 टाइप थे। और फिर गिट का मैंने थोड़ा वो दिया था इंट्रो, अब आगे और आएगा उसके बारे में। ये गिट किसने बनाया था? लिनस टोरवाल्ड ने। तो इसमें पहले क्या था कि जो हमारा लिनक्स का कर्नल था जिसका डेवलपमेंट चल रहा था पहले, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो एक लार्ज स्केल का सॉफ्टवेयर था, या प्रोजेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक कर्नल है तो उसका जो साइज होगा ऑब्वियसली बड़ा होगा उसके प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो जब वो स्टार्टिंग में था, अपने जो स्टार्टिंग फेज था उसका, तो जो लिनक्स कर्नेल के जो प्रोजेक्ट में जो चेंजेस थे, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं सब कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसके जो चेंजेस थे वो वैसे ही शेयर करे जाते थे एक दूसरे को, कैसे, जो कि उसमें डिफरेंसेस है, पैचेस, मतलब जो कि चेंजेस करे गए हैं, तो उन सब पैचेस को एक जिप फाइल बना के आर्काइव करके उसको ईमेल के थ्रू भेजा जाता था बाकियों को, जो कि उसमें कोलैबोरेटर था, ठीक है। तो ऐसा किया जाता था। ऑब्वियसली ये वाली प्रोसेस जो है बहुत लेबर इंटेंसिव है, मैनुअल टास्क में बहुत ज्यादा है। तो एक ही प्रॉब्लम थी हमारे पास, जो हमारा लिनक्स कर्नल था उसमें पहले, ठीक है। और तो 2002 में क्या हुआ कि लिनक्स कर्नल जो है हमारा, उसने एक प्रोप्राइटरी सर्विस, जो कि बिट कीपर नाम की एक एप्लीकेशन थी पहले, वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम था जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड था, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था वो। बिट मूवर नाम की कंपनी थी शायद जिसका ये प्रोडक्ट था। तो लिनक्स कर्नल प्रोजेक्ट उसको यूज करने लगा स्टार्टिंग में अपने चेंजेस को ट्रैक करने के लिए और फिर कोलैबोरेट करने के लिए। तो बिटकीपर क्या था, ये फ्री ऑफ चार्ज था हमारा स्टार्टिंग में, जो कि ओपन सोर्स जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए हमारा ये फ्री ऑफ चार्जेस था, पर इसमें कुछ कंडीशंस थी। जो लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली अलग, सब प्रोजेक्ट की उसकी खुद की होती है। तो जो बिटकीपर था प्रोप्राइटरी था। प्रोप्राइटरी मतलब उसकी जो सोर्स फाइल्स होती हैं, सारी जो फाइल्स होती है वो कंपनी के पास प्राइवेट होती है, वो बस अपना एप्लीकेशन यूज करने के लिए देते थे उन्हें। और शायद पेड भी होता है, पर ये जो ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए ये फ्री ऑफ चार्ज रखा था। तो लिनक्स के लिए भी फ्री ऑफ चार्ज था, पर इसमें 2005 में क्या हुआ कि जो लिनक्स डेवलपमेंट कम्युनिटी थी जो, उसके एक मेंबर ने इसके लाइसेंस टर्म्स को वायलेट कर दिया। उसका नाम ए से था कुछ, मैं याद नहीं करवा रहा, जो भी नाम था। तो उसने उस लाइसेंस टर्म को वायलेट करा। अब वायलेट करा तो इससे क्या हुआ कि इनका फ्री ऑफ चार्ज वाला इसका स्टेटस था जो लिनक्स का, वो रिवोक कर लिया बिटकीपर ने, या बिटमूवर जो बोलो। तो अब लिनक्स के पास पास कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद जो उसके डेवलपर या जो क्रिएटर थे लिनक्स के, वो जो लिनस टॉरवर्ड्स उन्होंने क्या किया कि एक अपना खुद का नया वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाने की सोची, जिस टाइम ये वो खत्म हुआ उसका लाइसेंस। तो लिनस टॉरवर्ड्स ने जो उस टाइम और भी अवेलेबल थे हमारे पास, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम थे वो अवेलेबल थे, पर वो यूज नहीं किए। वो क्यों नहीं यूज करे? वो इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि जो लिनक्स कर्नल था उसमें कुछ यूनिक चैलेंजेस थे, जो कि उस टाइम के जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम थे वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। पुराने जो उस टाइम जो अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम थे उनको यूज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि लिनक्स कर्नल के साथ हमारे बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो उनको हैंडल नहीं कर सकते थे वो वाले वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। तो लिनक्स टॉरवॉल्ड्स ने सोचा कि अब खुद का एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने से पहले कुछ गोल्स उनके माइंड पे थे पहले से, जो कि लिनक्स कर्नल के वजह से थे। तो उसमें
उसके कुछ गोल्स थे कि स्पीड उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए उसका, और उसका जो सपोर्ट है वो नॉन लीनियर टाइप के डेवलपमेंट का होना चाहिए। नॉन लीनियर डेवलपमेंट जो होता है वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। उसका मतलब ये है कि हम सेम प्रोजेक्ट में अलग अलग ब्रांचेस ब्रांचेस बना सकते हैं। तो ब्रांचेस का मतलब ये है कि दो डिफरेंट टाइप के चेंज कर सकते हैं साथ साथ में। मान लो तुम्हें लेट्स से एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें दो चीज तुम्हें बनानी है, एक तो नेविगेशन बार और एक उसका जो मेन कंटेंट है। ठीक है, तो उन दोनों जो तुम्हारी इसमें रिक्वायरमेंट्स है, एक नेविगेशन बार की और एक जो मेन कंटेंट है, इन दोनों को तुम पैरेलली साथ साथ में बना सकते हो और दोनों को अलग अलग करके ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि नेविगेशन से वो नेविगेशन बार बनाते टाइम तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई आगे जाके, तुम नेविगेशन बार को अलग से रिवर्ट कर सकते हो वापस जहाँ पे उसकी वर्किंग स्टेट थी, और अगर मेन कंटेंट में आ गई तो उस पे भी वापस रिवर्ट कर सकते हो, और ये दोनों चीजें चलेगी अलग अलग। तो जो हमारे नेविगेशन बार वाले जो चेंज चल रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे उसको, जो हमारा मेन कंटेंट वाला चेंजेस चल रहे हैं। और जिस टाइम हमारे ये दोनों चेंजेस पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद जाके वो दोनों आपस में मर्ज होंगे। ठीक है, आपस में मर्ज होंगे, फिर वो एक सिंगल प्रोजेक्ट वापस बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले अलग अलग था, जो हमारे चेंजेस उसमें हो रहे थे नेविगेशन बार पे, वो हमारे मेन कंटेंट पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, और जो मेन कंटेंट पे हो रहा था वो हमारे नेविगेशन बार पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, जब तक हमने बाद में उसे मर्ज नहीं कर दिया। तो ये होता है नॉन लीनियर डेवलपमेंट, उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। फिर ये फुली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड वही डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो हमारा था कि सबके पास अपनी अपनी कॉपी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग गारंटीज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, तो मतलब जो हमारा डेटा जो ट्रांसफर होगा उसमें बीच में कोई कुछ चेंज ना कर पाए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और बड़े लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल करने की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे कि लिनक्स कर्नल काफी बड़ा था, तो उसको उस जैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड और जो डेटा साइज को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसमें पता है अमेजिंग पार्ट क्या था कि लिनक्स टोरवॉल्ट्स ने जिस टाइम ये बनाना स्टार्ट किया था, और उसके जस्ट 10 डेज में एक यूजेबल टूल, यूज वर्किंग प्रोडक्ट पूरा उनने बना दिया था, सिर्फ 10 डेज में। और 10 डेज में ही गिट सेल्फ होस्ट करने लग गया था। सेल्फ होस्ट करने का मतलब है कि जो गिट हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो खुद का सोर्स कोड जो है, मतलब उसके जो प्रोजेक्ट का कोड है वो मैनेज कर रहा था, उसको ट्रैक कर रहा था। ठीक है, तो अमेजिंग है कि 10 डेज में सिर्फ तो पर जो अभी हम गिट यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन लेना स्टोरवर्ड्स का नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद वो गिट को बनाने के कुछ ही महीने बाद लिनस ने गिट का मेंटेनर होना बंद कर दिया था, और उसको ये प्रोजेक्ट जो था उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था जूनियो हमानो नाम के एक कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे उनको, जो कि आज तक उसे मेंटेन करते हुए आ रहे हैं गिट को। ठीक है, तो ये गिट की हिस्ट्री थी कि गिट कैसे एग्जिस्टेंस पे आया। अम, और जैसे कि अगर ये बिट कीपर वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद आज गिट होता ही नहीं। और लिनक्स टोरवॉल्ट्स के मेन तीन ही प्रोजेक्ट हैं, एक लिनक्स और एक गिट, और ये काफी पॉपुलर है, और एक तीसरा भी है, उसका नाम स्कूबा या ऐसा कुछ है, वो स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड है, उसका डेटा ट्रैकर ऐसा कुछ है। और तीनों अपने अपने फील्ड पे तीनों बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। Get it tracks collaborative work on projects through a beautiful distributed graph theory tree model। तो एक ने बताया, जो भी वो बता रहा है उसके ये वाला, तो इसने पूछा कि हाउ डू यू यूज इट, और इसे यूज कैसे करना है, तो उसने बोला कि नो आइडिया, मुझे नहीं पता, बस ये जो कमांड्स मैं बता रहा हूँ ये इसको याद कर लो और इसको टाइप कर लो सिंक करने के लिए अपना प्रोजेक्ट जो है। और अगर तुम्हें कभी कोई एरर मिले इस चीज में करते करते, तो अपने प्रोजेक्ट को कहीं और सेव करो और उसको डिलीट कर दो, और जो नई कॉपी है उसको दोबारा डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो अगर तुम सही से इसका जो इंटर
इंटरनल स्ट्रक्चर है कि इंटरनल काम कैसे करता है ये गिट। अगर उसको नहीं सीखोगे तो तुम्हारा बस यही होगा कि तुम बस कमांड को रटोगे और कभी समझ नहीं पाओगे कि अंदर गिट काम कैसे कर रहा है सही पे। और फिर तुम्हें कमांड की रियल मीनिंग नहीं पता चल पाएगी, बस तुमने कमांड रटी होगी, तुम्हें पता होगा कि ये कुछ ऐसा करता है। और तुम ये तब तक कर पाओगे तुम जब तक तुम पे एक एरर ना मिल जाए, और एरर मिलते ही तुम कोई कमांड यूज नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें यही करना पड़ेगा कि अपना प्रोजेक्ट को डिलीट करो, फिर जो कॉपी तुमने कहीं और सेव करी है उसको दोबारा डाउनलोड कर लो। ठीक है।